हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का लक्ष्य अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हम लोग भैया पढ़ रहे थे CUT-UG केमिस्ट्री और हमारा आपका 2 यूनिट समाप्त हो चुका था, जिसमें से पहला यूनिट था विलयन यानी कि सोल्यूशन और सेकेंड यूनिट था हमारा आपका वैद्युत रसायन यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसको हम लोगों ने विद PYQ क्वेश्चन प्रैक्टिस और थ्योरी पूरा का पूरा फिनिश कर लिया था। और अब हमारा आपका अगला चैप्टर है, थर्ड चैप्टर जिसे हम लोग कहते हैं, वो क्या है? रासायनिक बल गतिकी। क्या है? रासायनिक बल गतिकी, केमिकल काइनेटिक्स, ठीक ना। और यहां पर 4 है, ये क्या है? थर्ड चैप्टर है। कैसा चैप्टर भैया? थर्ड चैप्टर है। तो ध्यान देखिएगा, रासायनिक बल गतिकी है क्या, हम लोग पहले इसको सीखते हैं, बेसिक से समझते हैं। एक बार तो 12th में हम लोग पढ़े रहते हैं, लेकिन यहां पर भी एक बार रिवीजन कर लिया जाए। ठीक, देखो ये है क्या? रसायन विज्ञान की वह शाखा, यानी कि ये रसायन विज्ञान की केमिस्ट्री की एक ब्रांच है, शाखा है, जिसके अंतर्गत रासायनिक अपक्रियाओं, केमिकल रिएक्शंस जो है, रासायनिक अपक्रियाओं की दर, यानी कि कोई अपक्रिया कितनी स्पीड में होगी, अपक्रियाओं की दर तथा उनको प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है। और समझ में आई भैया? यानी कि रासायनिक बल गतिकी क्या है? रसायन विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत अपक्रियाओं, रासायनिक अपक्रियाओं की दर का मतलब है ना, कितना स्पीड में कौन सी अपक्रिया हो रही है। तो अपक्रियाओं की दर और उनको प्रभावित करने वाले जो भी कारक हैं उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक ना, बात समझ में आई? तो ये क्या है? रासायनिक बल गतिकी कहलाती है। बात समझ में आई ना? क्या कहलाती है भैया? रासायनिक बल गतिकी कहलाती है। ठीक, तो अब समझिएगा एक एग्जांपल। ये दर का मतलब क्या है आगे बताएंगे, लेकिन फिर भी समझिए। जैसे दर का मतलब है कि हम लोग जैसे गेहूं लेकर जाते हैं पिसाने के लिए, गेहूं लेकर गए चक्की पर, ठीक ना, और वहां पर गेहूं से क्या बन जाता है? आटा। क्या बनता है भैया? गेहूं से आटा। तो गेहूं से आटा में बदलने के लिए कुछ क्रिया होती है, ठीक ना, कुछ क्रिया किया यानी कि उसमें डालते हैं, फिर उसको जो है पीसा जाता है, सब उसमें मशीन लगी रहती है। तो ये गेहूं जो है कितना स्पीड में आटा में बदल रहा है, वही क्या है? इसकी दर है। कैसी दर? गेहूं से आटा में बदलने की, यानी कि अभिकारक से उत्पाद में बदलना। अभिकारक से उत्पाद में बदलने में जो भी दर है, दर का मतलब क्या है? कितना स्पीड में कितना आटा बन जा रहा है गेहूं से, ठीक है, कितना स्पीड में कितना गेहूं से आटा बन जा रहा है, वो क्या है? आटा बनने की दर हो गया। ठीक ना, उसी तरीके से जो क्रियाएं होंगी, कितना स्पीड में कोई अभिकारक से कोई उत्पाद प्राप्त हो जा रहा है, ये हमको आपको इसमें समझना है, पढ़ना है। इसी के बारे में पूरी कहानी हमारी आपकी चलने वाली है। बात समझ में? तो केमिकल काइनेटिक्स है क्या? रासायनिक बल गतिकी क्या है? रासायनिक बल गतिकी रसायन विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग रासायनिक अपक्रियाओं की दर तथा उसको प्रभावित मतलब अपक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक का अध्ययन करते हैं, उसे रासायनिक बल गतिकी कहते हैं। आगे चलते हैं। अब आगे क्या है? अपक्रिया की दर या वेग, वही बात जो पीछे हम लोग समझने की कोशिश कर रहे थे कि अपक्रिया की दर क्या है, वही। अपक्रिया की दर या वेग क्या है? इकाई मतलब एकांक समय में, एक फिक्स समय में किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को रासायनिक अपक्रिया की दर या वेग कहते हैं। यानी कि एकांक समय, यानी कि फिक्स समय, यानी कि 1 मिनट में कोई अभिकारक कितना उत्पाद में बदल जा रहा है, जो उसका वेग होगा या जो उसकी दर होगी, उसी क्या बोलेंगे? रासायनिक अपक्रिया की दर या वेग कहते हैं। ध्यान समझिएगा, अपक्रिया की दर या वेग क्या होता है? क्रिया कारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन। उत्पाद की सांद्रता मतलब समझ रहे ना, जो उत्पाद बन रहा है उसकी सांद्रता में परिवर्तन और परिवर्तन में लगा समय, ठीक ना। उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन और जितना समय लग रहा है, इन दोनों का रेशियो क्या होता है? क्रिया का वेग होता है। वही है चाल बराबर दूरी बटा समय। बात समझ रहे ना, चाल बराबर दूरी बटा समय, या वेग बराबर जो है, वेग बराबर क्या? अरे वो तो ये है, वेग बराबर की फार्मूला पढ़ते हो ना, विस्थापन बटे समय अंतराल, वही बात है, ठीक ना।
तो यानी कि विस्थापन मतलब जितना कार्य हो पा रहा है, जितना परिवर्तन हो पा रहा है वो, और बटे जितना समय लग रहा है। बात समझ में? अब एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कोई एग्जाम्पल है, कोई क्रिया है, ए बी सी डी में बदल जा रहा है। एक अभिकारक ए है, एक अभिकारक बी है, दोनों मिलकर के सी और डी बना रहे हैं। ठीक, तो आप समझिएगा इस क्रिया का दर कैसे हम लोग निकालेंगे। ठीक, देखो ध्यान से, मान लेते हैं कि अब क्रिया क्या है हमारी, आपकी अब क्रिया क्या है, ए अभिक्रिया, अब क्रिया ए प्लस बी, इससे क्या बन जा रहा है, सी प्लस डी। ठीक है, ये बन जा रहा है। तो अब आप समझिएगा इसकी अभिक्रिया दर क्या होगी। अभिक्रिया दर या वेग, अभिक्रिया दर या वेग क्या होगा समझने की कोशिश करिएगा आप लोग। हम क्या बताना चाह रहे हैं, जो यहां उत्पाद है, जो सॉरी अभिकारक है, उसकी सांद्रता, सांद्रता परिवर्तन हो, क्या सांद्रता परिवर्तन, तो परिवर्तन को किससे डिनोट करते हैं, डी से। डी मतलब अच्छा वाला डी नहीं, डी मतलब वो डेल्टा वाला, परिवर्तन वाला। ठीक, डी ए अपान डी टी, डी ए अपान का डी टी, फिर उसके बाद जो गुणांक में रहेगा वो अपान में आ जाएगा। यहां ए है तो ए, अगर टू रहेगा तो टू। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा ये क्या है, अभिकारक है, ये धीरे धीरे खत्म होगा, यानी कि गेहूं है, गेहूं धीरे धीरे खत्म होगा, आटा बनेगा, तो खत्म होगा तो इसको किस में लिखेंगे, माइनस में। ठीक, फिर बराबर जितना ये खत्म होगा उतना यह खत्म होगा। मान लो जैसे गेहूं में जौ मिक्स कर दिए, तो जैसे गेहूं खत्म होगा वैसे वैसे जौ भी तो खत्म होगा, यानी कि वही दर होगी दोनों की। तो क्या होगा, 1 अपान गुणे में बी है तो बी, फिर उसके बाद डी बी अपान का dt। ठीक, ये भी अभिकारक है तो माइनस लग जाएगा, बराबर ये जो उत्पाद बन रहा है उसी दर से उत्पाद भी बनेगा। सी है तो 1 अपान सी, फिर उसके बाद डी सी अपान का डी टी, फिर उसके बाद यहां प्लस रहेगा, क्यों, क्योंकि उत्पाद बढ़ता जाता है। फिर उसके बाद 1 अपान डी और डी डी अपान का डी टी। ये क्या है, अभिक्रिया की दर है। ये क्या है भैया, अभिक्रिया की दर है। ठीक ना, ठीक, बताओ कोई दिक्कत किसी को, कोई समस्या है नहीं ना। तो अगर अब क्रिया की दर निकालना है तो जो भी उत्पाद है उसकी सांद्रता में परिवर्तन ऊपर, जितना समय लग रहा है वो नीचे, अगर कुछ गुणांक में है जो भी अभिकारक है उसको क्या करेंगे, 1 अपान करके लिख देंगे इनटू में। ठीक ना, कोई दिक्कत किसी को, वही चीज यहां पर लिखा गया है। ठीक, अब आगे आप समझिए अभिक्रिया की दर के मात्रक क्या है। अभिक्रिया की दर के मात्रक क्या है समझिएगा ध्यान से। अभिक्रिया वेग के मात्रक मोल प्रति लीटर, या बोल सकते मोल इंटू लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। क्या, मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स, या मोल लीटर इनवर्स इंटू मिनट इनवर्स होता है। यानी कि कोई अभिक्रिया अगर हम लोग सेकेंड में उसको जो है ऑब्जर्व कर रहे हैं तो सेकेंड में रखेंगे उसका मात्रक, अगर मिनट में ऑब्जर्व कर रहे हैं तो मिनट में रखेंगे। ठीक, यदि क्रियाकारी पदार्थ गैसीय अवस्था में हो तो, क्रियाकारी पदार्थ मतलब क्या है, क्रियाकारी पदार्थ का मतलब क्या है भैया, अभिकारक। ठीक ना, अभिकारक। ठीक, तो अब ध्यान देखो अभिक्रिया वेग के मात्रक क्या है। अभिक्रिया वेग का मात्रक क्या है, वायुमंडल, वायुमंडल इंटू सेकेंड या वायुमंडल इंटू मिनट, वायुमंडल इंटू सेकेंड या वायुमंडल इंटू मिनट। ठीक ना, ध्यान दीजिए कि ये दोनों मात्रक हैं। अब देखो औसत दर या अभिक्रिया वेग, औसत दर या अभिक्रिया वेग क्या है। ध्यान देखिएगा किसी निश्चित समय अंतराल डेल्टा टी में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में, अभिकारक या
उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन डेल सी की दर को अभिक्रिया का औसत वेग या दर कहते हैं। औसत अभिक्रिया को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे, ठीक। और औसत वेग बराबर क्या होता है भैया? औसत वेग मतलब समझ रहे ना, ये ए सफिक्स बी है, ए सफिक्स बी मतलब एवरेज, औसत वेग, ठीक। तो ये क्या होगा? डेल्टा आर अपान डेल्टा टी। आर क्या है? आर क्या है? अभिकारक की सांद्रता। वही बात, अभिकारक की सांद्रता जो इधर था हमारा आपका, जैसे अभिक्रिया थी अभी पीछे था ना, ये क्या है? ए है, ये बी है, तो इनकी सांद्रता को क्या माना गया है? यहाँ पर आर माना गया है। तो डेल्टा आर अपान डेल्टा टी। अब इनमें परिवर्तन जो है, जो डेल्टा परिवर्तन वो आएगा कहां से? R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 दोनों की सांद्रता को घटा देंगे। और ये क्या है? अभिकारक होगा तो माइनस आगे लगा। समय क्या है? T2 माइनस T1। फिर जब ये उत्पाद बनेगा तो डेल पी अपान का डेल टी हो जाएगा। और ये डेल पी कहां से आएगा? P2 माइनस P1 से, अपान T2 माइनस T1। इसको आपको थोड़ा सा याद रखना होगा, ठीक, क्योंकि ये क्लास 12 में आप शायद न पढ़े हो। जहां पी क्या है? उत्पाद की सांद्रता। पी क्या है भैया? उत्पाद की सांद्रता। आगे देखो, तात्क्षणिक वेग क्या है? तात्क्षणिक वेग क्या है? किसी निश्चित समय या क्षण पर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन की दर को अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग या दर कहते हैं। किसी निश्चित समय पर अभिकारक या उत्पाद, यानी कि कोई ऐसा समय मिल जाए उसी समय पर जो अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है, उसे उसका तात्क्षणिक यानी तुरंत का, उस उतने समय भर का क्या बोलते हैं? तात्क्षणिक वेग कहते हैं। तात्क्षणिक वेग अभिक्रिया का वास्तविक वेग कहलाता है, ठीक। अब आगे देखो, भैया, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक मतलब क्या? अभिक्रिया को प्रभावित कौन कौन करेगा, ये बात समझना है। तो अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक जो है निम्न है, जैसे अभिक्रिया की सांद्रता। अगर अभिक्रिया की सांद्रता ज्यादा है तब प्रभावित होगी अभिक्रिया की दर। सांद्रता ज्यादा है तो अभिक्रिया की दर ज्यादा होगी, ध्यान देना। अगर सांद्रता ज्यादा है तो अभिक्रिया की दर क्या होगी? ज्यादा होगी। जैसे अगर जो उसमें गेहूं पीसते हैं, गेहूं अगर ज्यादा है तो आटा उतना ही स्पीड में निकलेगा। अगर गेहूं थोड़ा बचता है तो थोड़ा थोड़ा निकलने लगता है, यानी कि क्या होती है? स्पीड कम हो जाती है। अगर अभिक्रिया की दर सांद्रता ज्यादा है तो क्या होगी? उसकी दर भी बढ़ेगी। फिर क्रिया कारकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्रिया कारकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि अभिकारक का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर ज्यादा है तब क्या होगा, ठीक ना। अभिकारक का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा है तब क्या होगा, इस पर हम लोग समझेंगे आगे, ठीक। फिर उत्प्रेरक। उत्प्रेरक भाई, उत्प्रेरक है तो क्रिया की दर बढ़ाएगा। फिर उसके बाद प्रकाश व ताप। अगर ताप या प्रकाश है तो अगर मान लो कोई क्रिया है, हम लोग गर्म कर दे रहे हैं उसको, यानी कि टेम्परेचर दे रहे हैं, तब क्रिया की दर बढ़ जाएगी, ठीक। या कोई क्रिया ऐसी भी हो सकती है जो घट सकती है, बात समझ रहे हैं ना। तो उस पर डिपेंड करेगा कि क्रिया कौन सी है। अब आगे देखो, वेग नियम क्या है? वह गलती व्यंजक जो अभिकारकों की मोलर सांद्रता पर अभिक्रिया की दर की प्रायोगिक निर्भरता को दर्शाता है, वेग नियम कहलाता है। ध्यान समझिएगा भैया, ये क्या है? एक गलती व्यंजक है, यानी कि मैथमेटिकल जो है, ये मैथमेटिकल फार्मूला बोल सकते हो, जो क्या होता है? अभिकारकों की मोलर सांद्रता पर अभिक्रिया की दर, अभिकारकों की मोलर सांद्रता पर अभिक्रिया की दर की प्रायोगिक निर्भरता को दर्शाता है, ठीक ना। यानी कि अभिकारकों की मोलर सांद्रता पर, यानी कि जो सांद्रता है वो किसमें होगी? मोलर में। तो मोलर सांद्रता पर अभिक्रिया की दर की प्रायोगिक निर्भरता, प्रयोग मतलब प्रयोग करने पर जो अभिक्रिया की दर आएगी उसको क्या करता है? दर्शाता है। उसे क्या बोलते हैं? वेग नियम कहते हैं। जैसे आप लोग पढ़े रहे होंगे कि अभिक्रिया की दर बराबर प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? जो भी सांद्रता रहती है, जैसे a की पावर स्मॉल a, b की पावर स्मॉल b, तो ये क्या होता है? ये जो समीकरण मिलता है हमको, आपको, उसे क्या बोलते हैं? वेग दर समीकरण कहते हैं, ठीक। इसको पढ़े होंगे आप लोग, इसका यूज हालांकि आना ये भी। आगे देखो, वेग स्थिरांक क्या? विशिष्ट अभिक्रिया वेग। वेग स्थिरांक क्या होता है? ये आप समझिएगा थोड़ा सा। किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग उस समय अभिक्रिया के वेग के बराबर होता है। यानी कि कोई भी अभिक्रिया है
उस क्रिया का जो वेग स्थिरांक या विशिष्ट क्रिया वेग है उस समय अभिक्रिया के वेग के बराबर होता है। उस समय जो अभिक्रिया का वेग होगा उसके क्या होगा, बराबर होता है। फिर जब प्रत्येक अभिकारक की सांद्रता इकाई हो, यानी कि जब प्रत्येक अभिकारक की सांद्रता इकाई हो, यदि अभिकारक में एक से अधिक अभिकारक हो, यानी कि एक से अधिक अभिकारक हो, तो प्रत्येक अभिकारक की सांद्रता इकाई होनी चाहिए, यानी कि एक क्या बोलते हैं यूनिट होनी चाहिए प्रत्येक अभिकारक की, तो कितना मात्रा में वो अभिकारक है, तो उस पर क्या होगा, उसका वेग स्थिरांक डिपेंड करेगा। जैसे यानी कि अगर कोई एक ही अभिकारक है तो उसका वेग स्थिरांक एक होगा, एक मतलब कुछ भी होगा, एक ही फिक्स होगा। अगर दो अभिकारक तीन अभिकारक हैं तो सबका अलग अलग वेग स्थिरांक होगा। तो ये पता होना चाहिए कि किसका कितना जो है मान है। समझ में आ रही बात? आगे वेग स्थिरांक की इकाई क्या है? वेग स्थिरांक का मात्रक क्या है आपका, मोल इंटू लीटर इनवर्स का पावर 1 - 1 इंटू सेकेंड इनवर्स। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वेग स्थिरांक का मात्रक क्या है, मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू 1 - n। n क्या है आपका, अभी आगे आपको बताएंगे, इंटू सेकेंड इनवर्स। यह बोल सकते हैं वायुमंडल की पावर 1 - 1 इंटू सेकेंड इनवर्स। यह जब क्रिया गैसीय हो तो, अर्थात क्रियाकारी पदार्थ गैसीय अवस्था में हो तब, ठीक ना, तब ये फार्मूला है। जहां यानी क्या है, वेग नियम में प्रयुक्त होने प्रयुक्त घातों का योग, यानी कि आप बोल सकते हो अब क्रिया की कोटि। अब क्रिया की कोटि क्या है आगे आप लोग समझोगे, अभी हम लोग केवल इंट्रोडक्शन कर रहे हैं इस चैप्टर का बस। अब क्रिया की कोटि क्या है ये आप लोग समझोगे। अब क्रिया की कोटि क्या होगी, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, जो भी होगा यानी के स्थान पर रखकर हम लोग क्या करेंगे, वेग स्थिरांक का मात्रक निकाल लेंगे। बस समझ में आई? तो आज जो है बहुत ही कम करा रहे हैं भैया, थोड़ा थोड़ा सिखाएंगे। इसके आगे जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और अगला लेक्चर जो है हमारा आपको कोशिश रहेगा थोड़ा बड़ा रहेगा, ठीक ना। तो आज जो भी इसमें सिखाया हमने आपको, आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। कम समझ में आया हो तो वीडियो को फिर से देखिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपना नोट्स कंप्लीट करिएगा। तो बस आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।